हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज की हमारी कहानी का नाम है स्वाभिमान का थप्पड़। रात के 12 बज रहे थे। घर के आधे लोग नींद की आगोश में जा चुके थे, जबकि कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। सुबह से काम करके सब लोग थक चुके थे। आज बेटी रानी की सगाई थी। मेहमान भी सब यही लोकल में रहते थे, इस कारण सब घर जा चुके थे। घर की बहू ममता और छोटी बेटी रानी अपना अपना काम निपटा कर थकी मांदी सोने जा रही थी। तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों अपने अपने कमरे में जाती जाती वहीं रुक गई। एक दूसरे की शक्ल देखने लगी कि इतनी रात को कौन आया होगा। तभी दोबारा दरवाजे पे दस्तक हुई। अब की बार आवाज़ तेज थी। अब इतनी रात को सीधा जाकर दरवाजा खोल देने में कोई समझदारी नहीं थी, इसलिए ममता जाकर अपने पति रवि को जगा लाई। दरवाजे के पास आकर पूछा, कौन है? बाहर से बस इतनी आवाज आई, मैं। उसके बाद रुदन की आवाज आई। शायद जो कोई दरवाजे पर था वो रो रहा था। आवाज में भी अजीब सी लड़खड़ाहट थी, इसलिए समझ में नहीं आया कि कोई जान पहचान वाला है या कोई अजनबी है। आखिर रवि ने रानी को इशारा किया कि पापा को जगा लाओ। रानी अंदर गई और अपने पिता जसवंत जी को जगा कर ले आई। रुदन अभी भी बदस्तूर जारी था। कुछ देर तो जसवंत जी भी गेट के पास खड़े रहे, पर थोड़ी देर बाद रुदन बंद हो गया। आखिर हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने एक औरत शॉल में लिपटी हुई बेहोश पड़ी थी। रवि और जसवंत जी एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे थे। इतने में घर की मालकिन सावित्री जी भी आ गई और जसवंत जी को बोली, अरे जरा हिम्मत करके देखिए तो सही कौन है, और यह हमारे घर के दरवाजे पे क्यों पड़ी हुई है। पता नहीं कौन है जो आज इतनी शुभ घड़ी पर अपशगुन फैलाने हमारे घर आ गई। जसवंत जी ने हिम्मत करके बाहर आकर उस औरत के चेहरे पर से शॉल हटाया। शॉल हटाते ही उसका चेहरा देखकर वे हैरान रह गई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, अरे निम्मो। उनके मुंह से निम्मो नाम सुनते ही सावित्री जी और रवि दोनों बाहर की तरफ भाग गए। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर सावित्री जी घबरा गई। हाय राम, मेरी बेटी को क्या हुआ इतनी रात को यहाँ पर, और इसके चेहरे पे ये चोट के निशान कैसे। तब तक रवि ने भी इधर उधर देखते हुए कहा, माँ थोड़ी हिम्मत रखो, क्या घर के बाहर खड़े होकर तमाशा कर रही हो। पहले निम्मो को अंदर तो लेकर आओ, अगर किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। आखिर रवि और सावित्री जी निम्मो को सहारा देकर घर में ले आई। अंदर लाने के बाद उसे सोफे पर बिठाया। तब तक नीमो थोड़ी होश में आ चुकी थी। अपने माता पिता और परिवार को देखकर उसकी रुलाई छूट गई। मैं उस घर को छोड़कर आ गई हूँ माँ, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। वह लोग मुझे मार डालेंगे माँ, मुझे मार डालेंगे। वो पति नहीं शैतान है, वह मुझे जान से मार डालेगा। अपनी माँ से लिपटते हुए वह जोर जोर से रो रही थी। जसवंत जी कुछ कहने को हुए तो सावित्री जी ने उन्हें किसी तरह करके चुप करा दिया। थोड़ी देर तक सावित्री जी उसे चुप कराती रही। जब निम्मो चुप हो गई तो सावित्री जी ने पूछा, बेटा क्या बात है, आज जवाई जी ने तुझे क्यों मारा? थोड़ी देर पहले जब तू यहाँ से गई थी तब तो खुशी खुशी गई थी, फिर अब ऐसा क्या हो गया? सावित्री जी के सवाल से निम्मो की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, माँ आज रानी की सगाई में आपने अपनी होने वाली समधन को सोने की बूंदे दी थी। बस यही बात मम्मी जी को चुभ गई, क्योंकि आपने 4 साल पहले मेरी सगाई में उन्हें 5100 रुपए दिए थे। घर जाते ही उन्होंने घर के दरवाजे पर मुझ पर तानों की बौछार कर दी। बोल रही थी कि अब तो बहुत पैसे आ रहे हैं ना तेरी माँ के पास, मुझे तो सस्ते में ही निपटा दिया। जब मैंने कहा कि मेरी सगाई के वक्त रवि कमाता नहीं था, अब मेरे घर में 2 लोग कमाने वाले हो गए हैं तो अपने अनुसार दे रहे हैं, तो आपके कंवर साहब ने मुझे मारना शुरू कर दिया, यह कहकर कि मैं उनकी माँ से जबान लड़ा रही हूँ। माँ मुझे बहुत मारा उन लोगों ने। जब मुझे मार मार कर थक गए तो अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं जैसे तैसे उठकर भाग कर आई हूँ। माँ अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं पिछले 4 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। हर बार आपने मुझे समझा बुझा कर वापस भेज दिया, पर मैं अब उस घर में नहीं जाऊँगी। ठीक है मेरी बच्ची, मत जाना, सावित्री जी ने कहा। तभी अचानक से जसवंत जी की आवाज गूंजी, ऐसे कैसे नहीं जाएगी? यहाँ तुम्हारी छोटी बहन की सगाई हो चुकी है, कुछ दिनों के बाद इसकी शादी है, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हमें तुम्हारी शादी करनी थी, वह हमने कर दी। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है और तुम हो कि लड़ झगड़ कर अपना घर छोड़कर यहाँ आ गई हो। अब क्या बैठकर कि मैं तुम लोगों के घर के मामलों को ही सुलझाता रहूंगा? निम्मो की बात सुनकर जसवंत जी चिल्लाते हुए बोले,
अपने पापा की आवाज सुनकर नीमो और घबरा गई। इधर सावित्री जी उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगी। उस पर जसवंत जी और भड़कते हुए बोले, समझा लो अपनी लाडली को, अब यह ससुराल की हो चुकी है, इसे ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। अरे अपनी टेक में यह अपनी छोटी बहन का घर बसने से पहले ही तोड़ देगी। मैं बोल रहा हूँ समधी जी को और कंवर साहब को, यह कल चुपचाप यहाँ से जाएगी। तुम्हें जितना लाड लड़ाना है रात भर लड़ा लो, समझी तुम, कहकर जसवंत जी गुस्से में अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन सुबह सुबह ही जसवंत जी ने नीमू के ससुराल वालों को बुला दिया और उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी के इस तरह से ससुराल से भागकर आ जाने के लिए माफी मांगी। तभी उनकी समधन ने मुँह बनाते हुए बोली, अभी कुछ दिन इसे अपने पास ही रखिए समधी जी, ताकि थोड़ी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। कल को उठकर कहीं और भाग गई तो आप तो हमारा गला पकड़ने आ जाएंगे। उनकी बात सुनकर बलवंत जी ने एक नजर गुस्से से नीमू की तरफ देखा और फिर समधन जी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं समधन जी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, आपके वादे पर विश्वास कर रही हूँ मैं, पर समधी जी इस बार तो आपने अच्छा नहीं किया। नई समधन के लिए तो आपके पास देने के लिए कानों के सोने के बूंदे आ गए और हमें तो आपने ऐसे ही निपटा दिया था। वो बेटियां हैं, दोनों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, साथ ही उनके ससुराल वालों को भी। समझ रहे ना आप कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? समधन जी अपनी कुटिलता पर आते हुए बोली। जसवंत जी पहले तो चुप हो गए, फिर भी उन्होंने अपने जेब मिटाते हुए कहा, हाँ समधन जी, मैं समझ रहा हूँ। रानी की शादी में मैं आपको विदाईगिरी अच्छे से दे दूंगा और इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप तो मेरी बच्ची को फिर से अपना लीजिए। समधन जी ने अपनी बेटी सुनील की तरफ देखा और कुटिलता से मुस्कुराते हुए सुनील भी बोला, पापा जी आपने मेरी मम्मी को तो खुश कर दिया, पर मेरा क्या? सुना है इस बार आप अपने नए जवाई को बाइक देने वाले हैं, मुझे तो एक स्कूटर तक नहीं दिया आपने। सुनील की बात सुनकर सावित्री जी और रवि के माथे पर पसीना आने लगा कि कहीं जसवंत जी बाइक के लिए हाँ कर दी तो। एक तो शादी का खर्चा, ऊपर से यह सब। तभी जसवंत जी बोले, कंवर साहब उस समय हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम आपको बाइक दे पाए, अब आप भी समझे हमारी मजबूरी को। शादी के कुछ दिन ही बाकी है, इतना सब खर्चा कैसे हो पाएगा? उनकी बातें सुनकर सुनील ने कहा, फिर अपनी बेटी को आप ही रखिए अपने पास, अब रानी की शादी के बाद ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अरे दामाद जी आप तो नाराज हो गए, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था। देखिए अभी रानी की शादी हो जाने दीजिए, जब हमारा हाथ खुल जाएगा तो फिर कभी देख लेंगे। आप तो मेरे दामाद हैं, मेरी मजबूरी तो समझ जाए। जसवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा। निम्मो अपनी नम आंखों से यह सब देख रही थी, अपने स्वाभिमान को तार तार होते देख रही थी। उसके मायके वालों ने और उसके ससुराल वालों ने उसे फुटबॉल समझ रखा था, जो लात मारकर सिर्फ एक दूसरे के पाले में डालने के लिए ललायत बैठे थे। आखिर में समधन जी बोली, देखो समधी जी, जब तक रानी की शादी नहीं हो जाती आप निम्मो को यहीं रख लीजिए। रानी की शादी के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और रही बात लोगों की, तो कह दीजिएगा कि रानी की शादी की तैयारी करवाने के लिए यहाँ आई हुई है। आपकी बात भी रह जाएगी और हमारी भी। बस हम चलते हैं, कहकर समधन जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आखिर में जसवंत जी इतना ही कह पाए, समधन जी आप लोग शादी में जरूर आइएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ आप लोग खुश होकर ही जाएंगे। उनकी इस बात पर बिना प्रतिक्रिया दिए नीमो के ससुराल वाले वहाँ से रवाना हो गए। जसवंत जी खा जाने वाली नजरों से नीमो की तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोले, यही संस्कार दिए थे तुझे हमने कि अपने ससुराल से रातों रात भाग कर आ गई। हमारी इज्जत की भी परवाह नहीं हुई तुझे। देख तेरे कारण इन लोगों के सामने मुझे हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। पता नहीं विदाई के नाम पर क्या क्या मांग कर ले जाएंगे ये भूखे लोग। अरे कम से कम हमारे बारे में ही नहीं तो अपनी छोटी बहन के बारे में ही तो सोच लिया होता। अरे आप शांत हो जाइए, क्या इसके पीछे ही पड़ गए हैं? सावित्री जी ने कहा तो बलवंत जी उनके ऊपर चिल्ला पड़े, सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है ये। मैं तो कमाने चला जाता था, पीछे से तुमसे अपनी यह एक लड़की नहीं संभाली गई। जसवंत जी का गुस्सा देखकर सावित्री जी नीमो को उठाकर अपने साथ ही अपने कमरे में ले गई। आस पड़ोस में सबको यह कह दिया कि नीमो अपनी बहन रानी की शादी की तैयारियों के लिए आई है और इन सब बातों को छोड़कर रानी की शादी की तैयारी में लग गई। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब जसवंत जी ने नीमो पर ताने न मारे हो।
20 दिन बाद रानी की शादी का दिन भी आ गया। इसके कुछ दिन पहले ही जसवंत जी उसके ससुराल जाकर हाथ पैर जोड़कर उन लोगों को शादी में आने का न्योता देकर आई। पर इन सब के बीच धीरे धीरे नीमो में बदलाव आने लगे थे। वह अब अकेले घर से बाहर भी निकलने लगी थी, पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी थी। शादी वाले दिन सुनील और उसकी मम्मी रानी की शादी अटेंड करने के लिए आ गई। सावित्री जी और जसवंत जी जबरदस्ती नीमो को लेकर उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आ गई, तो सुनील ने उसे देखकर तंज कसा, कहा, मायके में रहकर आ गई अकल ठिकाने, या अभी भी अकल ठिकाना आना बाकी है? और बड़े ही कुटिल मुस्कान के साथ हंस दिया। उसके साथ साथ उसकी मम्मी भी हंस दी। जसवंत जी और सावित्री जी हाथ जोड़कर एक तरफ उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। नीमो अपमान का घूंट पीकर रह गई। दोनों अपने आप को किसी आईपीएस से कम नहीं मान रहे थे। हर चीज में कमी निकालना, साथ ही बार बार नीमो को नीचा दिखाने से बाज नहीं आ रहे थे। नीमो की आंखों में 2-3 बार आंसू भी आ गए, पर सावित्री जी उसके सामने ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटा, तेरी बहन की शादी है, भगवान के लिए यहाँ कोई हंगामा मत होने दे। आखिर जैसे तैसे करके शादी निपट गई और दुल्हन विदा हो गई। दुल्हन को विदा होने के बाद धीरे धीरे रिश्तेदारों को विदा करने का टाइम आ गया। जब अधिकतर रिश्तेदार विदा होकर चले गए और घर के कुछ खास रिश्तेदार ही बचे, तब समधन जी सुनील के साथ जसवंत जी के सामने आकर बैठ गई और अपने हाथों को नचाते हुए बोली, अब समधी जी हमें भी विदा कीजिए, हमें भी अपने घर जाना है। जसवंत जी ने प्रश्नवाचक नजरों से सावित्री जी की तरफ देखा तो उसकी नजरों को ताड़ते हुए समधन जी बोली, पूछ लीजिए आप अपनी बेटी से कि अब कोई ऐसी हरकत होगी तो उसका क्या निवारण निकाले हम, तभी हम उसे लेकर जाएंगे। हमें भी बार बार हमारे घर में तमाशा करने का शौक नहीं है। समधन जी का कहना हुआ कि सभी रिश्तेदारों में खुसर खुसर शुरू हो गई, क्योंकि किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। आखिर नीमो की बुआ ने पूछा, भैया समधन जी किस बारे में बात कर रही है? जसवंत जी नजर झुकाए बैठे हुए थे, तो समधन जी ने कहा, अरे अपने भैया से क्या पूछ रही है, ये तो अपनी बगोड़ी भतीजी से पूछिए। रातों रात अपने ससुराल से भागकर अकेली यहाँ आ गई थी। भैया समधन जी यह क्या कह रही है, क्या नीमो ससुराल से भाग आई? बुआ जी ने पूछा, लेकिन उनकी बात काटते हुए समधन जी ने कहा, देखिए समधी जी, हमें लेट हो रहा है, पहले हमें विदाई बता दीजिए, क्या दे रहे हैं आप, उसके बाद आपकी बेटी को बुलाकर पूछ लीजिएगा। आखिर थक हार कर जसवंत जी ने नीमो को बुलाया। जब वह बाहर निकल कर आई तो हर कोई उसे देखकर हैरान रह गया। न मांग में सिंदूर था, न ही गले में मंगलसूत्र था, और न ही हाथों में चूड़ी थी, और न ही पैरों में बिछिया थी। सिंपल कॉटन का सूट पहने, हाथों में कुछ कागज लिए, वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थी। उसे इस तरह से देखकर जसवंत जी गुस्से में आग बबूला हो गए, पर उससे पहले उनकी समधन जी जोर से चिल्लाते हुए बोली, देख लो अपनी बेटी को, लोग ससुराल वालों को बदनाम करते हैं, पर इसकी हरकतें देखो, सुहागन होते हुए भी किस तरह से घूम रही है। अब ऐसे में पति हाथ ना उठाए तो करे क्या? तभी मैं कहूँ कि समधी जी ने अभी तक विदाई देकर विदा क्यों नहीं किया? यह सब दिखाने के लिए रोका था? नीमो क्या हरकत है, यह कैसे उठकर चली आई तू? कुछ हमारी इज्जत का ख्याल है कि नहीं? जसवंत जी के चिल्लाने पर सावित्री जी नीमो के पास गई और उसे अंदर की ओर खींचते हुए बोली, ढंग से बेटा तैयार होकर, सुहागन है, सुहागन की तरह तैयार हो। यह कैसे बाहर आ गई? सुहागन? मैं सुहागन होने से इनकार करती हूँ माँ, आज मुझे सुहागन कहलाने का कोई शौक नहीं है। सावित्री जी का हाथ छुड़ाते हुए नीमो बोली, हाय राम, यह क्या करेगी? यह बेशरम मेरे बेटे के जीते जी इतनी बड़ी बात बोल रही है। समधन जी अपना माथा पकड़ते हुए बोली। उन्हें देखकर नीमो चिल्लाते हुए बोली, ऐसे पति से तो पति ना होना ही अच्छा है, और वैसे भी आज मैं यह रिश्ता तोड़ रही हूँ। नीमो पेपर सुनील के हाथों में थमाते हुए कहा, यह रहे तलाक के पेपर, तुझ जैसे इंसान से मुझे छुटकारा चाहिए। बीवी को बीवी नहीं समझते हो, ये क्या कर रही है? तू पागल हो गई है क्या? कम से कम अपने पिता की इज्जत के बारे में ही सोच। हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। पागल तो मुझे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हर बार यह लोग मुझे मारते हैं और आप लोग मुझे समझा बुझाकर वापस भेज देते हैं। क्यों करूं मैं आपकी इज्जत की परवाह? थप्पड़ मुझे पड़ता है, बेरहमी से मुझे पीटा जाता है, दर्द मुझे होता है, आप लोगों का क्या है? आप अपनी इज्जत लेकर बैठे रहते हैं, किसी को मेरे दर्द की परवाह नहीं, तो मैं क्यों करूं इज्जत की परवाह? नीमो ने कहा तो सावित्री जी नजर झुकाकर खड़ी हो गई। जसवंत जी लगभग चिल्लाते हुए बोले, अगर तूने रिश्ता तोड़ा तो फिर तुझे इस घर में भी जगह नहीं मिलेगी।
मुझे भी आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं है पापा। क्या आप मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं? उस दिन इतनी बेरहमी से पीटा इन लोगों ने, फिर भी आप मुझे उसी घर में जाने के लिए कह रहे हैं। आपकी बेटी जब लाश बन जाएगी तब तो सुकून मिल जाएगा ना आपको। मैंने एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली है और हॉस्टल में रहकर अपनी ज़िंदगी बिता लूंगी। ना मुझे ऐसे मायके वालों की ज़रूरत है और ना ही ऐसे ससुराल वालों की। उसकी बात सुनकर जसवंत जी कुछ कह नहीं पाए और चुपचाप नजरें झुकाए सोफे पर बैठ गए। समाज हमें इज्जत से रहने देगा और इस स्कूल की छोटी सी नौकरी से पूरा जीवन बिताने के बारे में बात कर रही है। अच्छे से आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। सुनील ने कुटिलता से कहा तो नीमो उसकी तरफ देख कर बोली, माना कि स्कूल की छोटी नौकरी है, तनख्वाह कम है, पर स्वाभिमान से तो जी पाऊंगी। और आटे दाल के भाव की बात तुम मत करो, जो छोटी छोटी चीज के लिए मेरे मायके की तरफ मुंह ताकते हैं। कम से कम अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। फुटबॉल की तरह इस पाले से उस पाले में धकेली नहीं जाऊंगी। और इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें इतने आसानी से छोड़ रही हूँ। बदले में मैं तुमसे भरण पोषण के पैसे भी लेकर रहूंगी। एक फुटी कोड़ी ना दो तुझे मैं। समझती क्या है अपने आप को? अपने मायके बुलाकर बहुत इज्जत उतारी है हमारी। निम्मो की सास अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। भूल कर भी ऐसी हरकत मत करना। आप लोग नहीं दोगे तो कोर्ट से पैसे निकलवाऊंगी। अब तो मैं अपनी वाली पर आ चुकी हूँ, सब करके दिखाऊंगी। निम्मो की बात सुनकर उसकी सास और सुनील तुनकते हुए वहाँ से निकल गए। वहीं नीमो भी अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने माता पिता से विदा लेकर हॉस्टल में रहने चली गई। कुछ समय बाद नीमू का तलाक हो गया, पर उसने अपने भरण पोषण के लिए सुनील से एक मुश्त राशि भी ली। आज हॉस्टल में रहकर स्कूल में नौकरी करते हुए अपने स्वाभिमान के साथ जी रही है नीमू। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कहानी पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही नई कहानी के साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर।